हे गाइस, वेलकम टू एजुल पे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम कर रहे हैं 13 प्लस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन किसके सीडीएस का। ओके, तो अभी हमने जो पेपर उठाया था या पेपर लिया था हमने, वो कौन सा लिया था? 2009 का लिया था, जो पहला आपका सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं इंग्लिश का पेपर सॉल्व। जीके का जो पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, वो 2022 का जीके का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता रहा हूँ ताकि आपके आने वाले एग्जाम में क्या हो, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ओके, तो इंग्लिश के पेपर में भी इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी, जहाँ पे हमने 1 टू 23 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और उसमें भी हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ किया है जो एग्जाम में पूछे जाते पेपर होना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी हो ये वीडियो देख के, और आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सको। ओके, तो आज हम करेंगे 2 चीज़ें। आज हम करने वाले हैं क्या-क्या? एक तो हम एरर करेंगे, और एरर के साथ हम करेंगे ऑर्डरिंग सेंटेंसेस। ठीक है, ऑर्डरिंग सेंटेंसेस करेंगे। ये 2 चीज़ें हम करेंगे, एक तो ऑर्डरिंग सेंटेंसेस और एरर को सॉल्व। ठीक है, एरर में सॉल्व करते हुए मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि क्या किस कैसे आप क्या कर सकते हैं, ईजी वे में एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो हम सीखेंगे। तो 23 तक हम कर चुके थे, और 23 से लेकर 58 तक जो थे आपके पैसेज, ठीक है, और जंबल सेंटेंसेस थे, जो मैं ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में बोल चुका हूँ कि हम पैसेज और जंबल सेंटेंसेस को नहीं करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो 59 में जो था पहला एरर था, और ये एरर आपको दिया गया है। आई वेंट टू हिज हाउस बट कुडंट सी हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। देखो, जब भी आप एरर चीज़ें सॉल्व कर रहे हो ना, 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, ये देखो, मोस्टली, बहुत मोस्टली बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे तो आपको ग्रामर आनी चाहिए, लेकिन 2 चीज़ें आप विशेष कर ध्यान रखें। पहला रखें टेंस, कि जो टेंस है वो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में चल रहा है। ठीक है ना, और आपको मेंटेन करना होता है टेंस। ठीक है, कि जो सी टेंस में बात चल रही होगी उसी टेंस में आपको करना है। तो आपको जब भी आप पढ़ो सेंटेंसेस को, तो सबसे पहले पूरा आगे से लेकर पीछे तक पढ़ो और देखो कि कौन से टेंस में बात हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको देखनी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि इसमें जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब है कि नहीं है। ये 2 चीज़ें आपको जरूर देखनी है। तीसरी चीज़ आप हमेशा देखो कि वर्ब एंड कंजंक्शन। ठीक है, वर्ब एंड कंजंक्शन को आप देखो कि वर्ब और कंजंक्शन सही है या नहीं है। और चौथी चीज़ है आपका दिमाग, सेंस। भाई, जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज का मतलब है सेंस। तो आपको कहीं बातों पे, कहीं कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा सेंस का यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके आप एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल अप्रोच है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। बाकी आपने ग्रामर रूल्स पढ़े होंगे, आपको लगाने आते होंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप लोग अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट फेस करते हो एरर फाइंड आउट करने में, तो आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान रख सकते हो, और धीरे धीरे करके मैं आपको एडवांस में भी ले जाता रहूँगा। ठीक है ना, टेंसेस के मतलब एरर्स के थोड़ा थोड़ा आपको एडवांस बताता रहूँगा, जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, और हम धीरे धीरे पेपर सॉल्व करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम अपने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा आई वेंट, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट मैं। वेंट से मुझे पता चला कि पास्ट टेंस में बात हो रही है, V2 की बारे में बात हो रही है। V2 यहाँ पे दिया वेंट टू हिज हाउस बट, बट का मतलब कंजक्शन का यूज हो, couldn't see him, उसे नहीं देख सका। तो जब आपको पहला सेंटेंस पास्ट में चला, तो यहाँ पे आए couldn't see him। couldn't, कैन का क्या है? पास्ट में V2 है, couldn't, तो ये भी V2 में चल रहा है। ओके फाइन, couldn't के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बिकॉज, ठीक है, फिर से बिकॉज लग गया यहाँ पे। ही वेंट आउट, ठीक है, ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव। अराइव V2 में चल रहा है, ठीक है, वेंट भी V2 में चल रहा है, तो उसका मतलब है सबका सब पास्ट टेंस में। तो पहली जो है ना वो पास्ट टेंस में ही है, तो आप बिल्कुल आओगे, बोलोगे ठीक है। दूसरी चीज आती है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई के साथ में वेंट V2 लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुडेंट, कुडेंट के बाद आपका कुड नॉट के बाद आपका क्या लगा? विच फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब बिल्कुल सही है, तो ये उसमें आ जाता है। ठीक है ना, और ही वेंट V2 सही लग रहा है। बिफोर, पहले, आई अराइव V2 बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अकॉर्डिंग टू द वर्ब। पास्ट टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, वर्ब एंड कंजंक्शन देखें यहाँ पे बिकॉज और बट,
ठीक है ना। तो कोई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में आता है सेंस के बारे में बात। अब सेंस कैसे निकालेंगे, अब आप इसको पढ़ो और समझो कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है। ठीक है, उस कहने के क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, एरर फाइंड आउट करेंगे। देखो अब चलो चलते हैं। आई वेंट हिज हाउस, मैं उसके घर गया था, लेकिन बट कुडंट सी हिम, मैं उसे नहीं देख सका था। ठीक है, क्योंकि क्योंकि बिकॉज ही वेंट आउट, ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया था, बिफोर आई अराइव, मेरे पहुंचने से पहले। अब इसको पूरी बात मैंने तोड़ तोड़ के पढ़ा, मैं कैसे पढ़ूंगा। मैं उसके घर गया था लेकिन उसे देख नहीं सका, क्योंकि क्योंकि वो मेरे पहुंचने से पहले जा चुका था। अब देखो कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका था। अब आप पूरे सेंटेंस को पास्ट टेंस में बोल रहे हो, देखो पास्ट ही है सपोज। ठीक है, मैंने कहा मैं उसके घर गया था, लेकिन वो जब मैं उसके घर गया था ना, इस मोमेंट में जब मैं उसके घर पे गया था, तब तो उससे पहले ही जा चुका था। जो जो चीज़ पास्ट के पास्ट में जाती है, ठीक है ना, वो चला गया। ठीक है, ही वेंट आउट। तो जो पास्ट के पास्ट में हो रही है ना दोस्तों, उसमें हम हमेशा हैड प्लस वी थ्री, क्या, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट के पास्ट हुई हुई चीज़ों का हम पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट का जो इस्तेमाल होता है उसमें हम वी टू का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि वी बिफोर से पहले हैड प्लस वी थ्री का इस्तेमाल होना चाहिए, और बिफोर के बाद वी टू का इस्तेमाल होना चाहिए। ये रेक्टिफिकेशन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रेक्टिफिकेशन बहुत जगह फेल हो जाता है। ठीक है ना, आप लोग इस बात को ध्यान रखें बस। तो ये वाली बात ध्यान रखें, सेंस चलाएं कि पास्ट के पास्ट जो चीज़ें हो रही है उसमें हमें पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ता है, दैट इज हैड प्लस वी थ्री, अदरवाइज वी टू। ठीक है ना, होप तो आपको मेरी बात सुना। तो हम क्या कह रहे हैं कि मैं उसके घर गया था लेकिन उसे देख नहीं सका, क्योंकि क्योंकि वो मेरे पहुंचने से पहले जा चुका था, मेरे पहुंचने से पहले जा चुका था। तो जब मैं पहुंचा था तो वो उससे पहले ही चला गया था। तो यहाँ पे आना चाहिए आपका ही के साथ हैड का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है ना, होप तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। When I shall see him, I will tell him that he has done, what he has done, जो उसने किया है वो क्या गलत है। जब भी मैं उससे मिलूंगा, है ना, when when I shall see him, मैं जब भी उसे देखूंगा मैं उसे जरूर बताऊंगा कि जो उसने किया है वो क्या बहुत ज़्यादा गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो चीज़ याद रखनी है, when और if, until, unless, ये जब भी एक कंजक्शन जैसे काम कर रहे होते हैं, कंजक्शन जैसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इनके साथ आप विल, शैल, वुड, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है ना, इफ, अनटिल, अनलेस। तो यहाँ पे जो वैन है, देखो वैन, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, वैन से स्टार्ट हुआ, वैन आई शैल सी यू। तो यहाँ पे जो सेल है ये गलती है। ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये कि कभी भी इनके साथ नहीं लगता है। आई विल टेल हिम दैट वट ही हैज डन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर इफ भी होता वैन की जगह इफ आई लिखा, इफ आई शैल सी, मैं जब भी उसे अगर देखता, मैं अगर उसे देखता, ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर से इफ के साथ भी शैल विल वगैरह नहीं लगता है। या फिर अनटिल अनलेस लगता, जैसे अनटिल या अनलेस लग गया, यहाँ पे कोई सेंटेंस है, यहाँ पे कोई सेंटेंस है, तो यहाँ पे भी कंजक्शन से काम कर रहे होते हैं, इसलिए इनके साथ इस पीछे वाली साइड, मतलब जस्ट पीछे वाली साइड में कभी भी विल नहीं लगता। अब आप चाहो तो अनटिल अनलेस ऐसे लिख दो, अनटिल अनलेस आगे लिखा, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस। ठीक है ना, यहाँ पे विल शैल आ सकता है, विल शैल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, विल शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जस्ट जो जिनके साथ वो चिपका हुआ होगा वहाँ पे विल शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे विल आप लगा रहे हो, लेकिन इसके साथ वैन के साथ जो चिपका हुआ है उस सब्जेक्ट के साथ कभी भी आप विल शैल का इस्तेमाल नहीं करोगे, हमेशा सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, होप तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई लिटरेचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मैंने रिमेन रख दिया, द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। तो लिटरेचर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वी वन हो गया, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो सब्जेक्ट के साथ वी वन, और यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, अनकाउंटेबल सिंगुलर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट रिमेन के साथ हमने एस लगा दिया। ठीक है, रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जो अब क्या है, ये माइनॉरिटी,
इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट, तो हम सीधे सीधे इनको बोल सकते हैं ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट है बेसिकली, इसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। फिर हमने लगाया एंड क्या है यहाँ पे, कंजक्शन, कंजक्शन क्या कर रहा है, दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है, द मेजोरिटी, अब यहाँ पे द क्या हो गया आपको, आर्टिकल, मेजोरिटी हैज चूजन टू इग्नोर द चूजर, अब देखो जो मेजोरिटी है, अब जो मेजोरिटी होती है दोस्तों, मेजोरिटी ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, क्या है, कलेक्टिव नाउन है ना, क्योंकि आप उसमें बोल लो, कलेक्शन बोल लो, तो ये सिंगुलर का भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल का भी यूज किया जाता है। सिंगुलर का यूज किया जाता है जब एक उस गुट में बोला जाए, एक गुट में बोला जाए, ठीक है ना, और प्लूरल में क्या हो गया दोस्तों, जब ये डिफरेंसेस हो, मतलब इनकी बातें तो हो रही है लेकिन अलग अलग उसमें वे में हो रही है, कि जैसे 10 लोग हैं और 10 लोगों के अलग अलग थॉट्स हैं, या 10 लोग हैं, 10 लोगों ने अलग अलग डिसीजन लिए, 10 लोग हैं वो अलग अलग चीज़ों को पसंद करते हैं, तो जहाँ पे अलग हो रहे होंगे, मेजोरिटी ने एक रूल निकाला, तो मेजोरिटी ने मिलकर क्या निकाला, एक रूल निकाला, तब तो ये सिंगुलर हो गए, सब सिंगुलर काउंटिंग, लेकिन मैंने बोला मेजोरिटी के 10 लोगों ने 10 रूल निकाले अलग अलग अपने अपने, तो ये अलग हो गया, वहाँ पे हम प्लूरल कंसीडर करते हैं मेजोरिटी को, तो इसलिए ही बोल रहा हूँ सेंस का इस्तेमाल करना है, किसका इस्तेमाल करना है, सेंस का, जरूरी नहीं कि जो किताबों में हो वही सही है, तो इसलिए आपको क्या करना है, सेंस का इस्तेमाल करना है कि जो किस सेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पे इसने बोला द मेजोरिटी हैज चूजन टू इग्नोर, अब यहाँ पे हम मान सकते हैं कि चलो ठीक है, जो मेजोरिटी है वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, द मेजोरिटी हैज चूजन टू इग्नोर, तो मेजोरिटी नहीं, क्या है, जो मोस्टली लोग हैं, मतलब यहाँ पे सिंगुलर, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लेकिन हम मान सकते हैं कि क्या है आपका, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से हैज हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है, चूजन V3 सही है, टू इग्नोर हो गया आपका 2+V1, दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, किसके एस्पेक्ट्स, लैंग्वेज के एस्पेक्ट, विच एट स्कूल दे वर टोल्ड टू वैल्यू हाई, जो उनको बोला गया था कि उनकी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। अब यहाँ के वर्ड से मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ के पता से चल रहा है मुझे क्या, जो क्या है प्लूरल चीज़ें, ठीक है, तो मेजोरिटी हैज चूजन टू इग्नोर दोज एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चूज किया कि वो लैंग्वेज के जो मोस्ट एस्पेक्ट हैं वो क्या करेंगे, इग्नोर कर रहे हैं, जो उनको स्कूल में बताया गया था, है ना, लैंग्वेज विच एट स्कूल, जो उनको स्कूल में बताया था, दे वर, जो उनको बताया गया था कि वो क्या होंगी, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगी, दे वर टोल्ड, यहाँ पे बोला गया दे वर टोल्ड, दे वर टोल्ड का मतलब क्या है, ये क्या गया, प्लूरल, क्या हो गया, प्लूरल, अब ये प्लूरल किससे कनेक्ट है, ये इस मेजोरिटी से कनेक्ट हो रहा है, ये उनको बताया गया था, अब यहाँ पे हम फिर यहाँ पे हम ऊपर तो हम बोल रहे हैं कि जो मेजोरिटी है वो सिंगल है, लेकिन हम नीचे क्या बोल रहे हैं कि वो प्लूरल है, तो अब मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, सब चीज़ें बैलेंस में रखनी, तो इस वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे हैज़ है ना, ये एरर होगा, और आज की जगह आपको लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, हैव, ठीक है, द मेजोरिटी हैव चूजन टू इग्नोर द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज विच एट स्कूल दे वर टू टोल्ड टू वैल्यू हाईली, जो उनको बोला गया कि क्या करो, बहुत ज़्यादा वैल्यू हाई करो, उनको वो मेजोरिटी जो है वो क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है, तो आंसर जो होना था यहाँ पे बी होना था, हैव का इस्तेमाल होना था, हैज़ का नहीं, ठीक है ना, होप सो आपको मेरी बात समझ आया, किसी किसी बुक में ये क्या हो रखा है, मिस प्रिंट भी हो रखा है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इन द फ्यूचर, आई लगा, लुक फॉरवर्ड आपका फ्रेजल वर्ब लगी, टू मीट, कभी भी याद रखना कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जिनके साथ क्या होता है दोस्तों, पीछे जो लगा रहता है वो क्या होता है, टू, टू क्या होता है, एक प्रिपोजिशन होता है, और प्रिपोजिशन का रूल है कि अगर टू के बाद कोई भी वर्ब आएगी, प्रिपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आएगी, वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए, कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे यहाँ पे क्या, आई लुक फॉरवर्ड फ्रेजल वर्ब है, ये अपने साथ हमेशा एक टू रखता है, टू का क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रिपोजिशन है, ठीक है ना, लुक फॉरवर्ड अपने बाद एक प्रिपोजिशन लेता है टू, और वही प्रिपोजिशन का रूल है कि अगर प्रिपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आएगी तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगी, तो ये क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मीट का क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटिंग, मीटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए था मीटिंग होना चाहिए था, ठीक है, तो बी में क्या हो गया, एड,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वॉज द किंग, भाई कभी भी क्या हो, इमेजिनरी चीजें हो, इमेजिनरी चीजें हो, ठीक है, इमेजिनरी एक्शंस हो, विशेज हो, ठीक है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वॉज का इस्तेमाल ना करते, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हम हमेशा क्या होंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो या फिर हो प्लूरल या हो, ठीक है ना, सिंगुलर हो या प्लूरल हो या फिर आई हो या फिर ही वगैरह कुछ भी हो, अगर कभी भी इमेजिनरी बातें हो रही हैं, ठीक है ना, इमेजिनरी एक्शंस हो रहे हैं, इमेजिनरी विशेज हो रही है, तो हम हमेशा वॉज का इस्तेमाल न करके वर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वॉज नहीं होना चाहिए था, वर होना चाहिए था। अब कैसे, इफ आई वॉज द किंग आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री, अगर मैं किंग होता, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो इमेजिनरी विश हो रही है कि मैं अगर किंग होता, लेकिन मैं किंग तो नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन ऐसे बोल रहा हूँ अगर मैं होता, तो क्या हो रहा है, इमेजिनरी चीज हो रही है, हम ना इमेजिनरी क्या कर रहे हैं, विशेष एक्शंस कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा, वॉज की जगह होगा वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही एडमिट्स, सिंगुलर है, वर्ब क्या है, सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर की वजह से वर्ब में, फर्स्ट वर्ब में एस जो वर्ब है, ठीक है, एडमिट्स। फिर आता है दैट, उसने एडमिट किया, सब्जेक्ट प्लस वी वन, बिल्कुल सही है। ही एडमिट्स दैट, कंजक्शन, कंजक्शन है, ही इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, ही क्या है, फिर से सब्जेक्ट है, बिल्कुल, इज क्या, हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट हो गया, ठीक है। फॉलोइंग, फॉलोइंग बिल्कुल सही है, मेन वर्ब आईएनजी होगा क्योंकि इस लगा द इंस्ट्रक्शन, इसमें नो एरर होगी क्योंकि सेंटेंस का फ्रेम बिल्कुल सही है, उसने एडमिट किया कि वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो नो एरर मतलब। लाइफ ऑन द बोर्ड वॉज नॉट एज आई एक्सपेक्टेड टू बी, भाई पहली चीज याद रखना है दोस्तों कि जो एज होता है ये हमेशा ना एक पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। या तो फिर आप सच एज लिखो या फिर सो का इस्तेमाल करो, ठीक है, क्योंकि जो सो होता है वो हमेशा नेगेटिव के उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या फिर सच एज, लाइफ ऑन बोर्ड शिप वॉज नॉट सच एज, ऐसी नहीं है, आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। या फिर हम बोल सकते हैं लाइफ ऑन अ बोर्ड शिप वॉज नॉट सो एज आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, ठीक है, जैसे मैं उम्मीद कर रहा था वैसी नहीं है। तो या तो आप क्या करेंगे, ये जो एज है ये गलत हो जाएगा क्योंकि एज एक तो पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, यहाँ पे नॉट मुझे दिखा रहा है ऑलरेडी कि एक नेगेटिव सेंटेंस है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है जो कि क्या है, एज का उल्टा काम कर रहे हैं, इसके लिए हम करते हैं सो का इस्तेमाल, नेगेटिव पॉजिटिव। या तो फिर हम सच एज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका मतलब होता है कि जैसी आप उम्मीद कर रहे हो वैसी नहीं है, ठीक है ना। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई, तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत होना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट या फिर डिस्पाइट आप दोनों रख सकते हो, इन स्पाइट डिस्पाइट दोनों है कि बावजूद ही सस्पेक्ट के, उसने एग्जाम पास नहीं किया था बावजूद अपने बेस्ट एफर्ट के। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल होगा, डिड नॉट की जगह आप कुड क्या लगा दो, कुडेंट, ठीक है, ही कुडेंट, ठीक है, नहीं कर सका था, आप ये तो बोलो कि अपने अपने बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी एग्जाम को पास नहीं कर सका था या एग्जाम पास नहीं कर पाया था, ये बोलना के बेटर रहेगा कि नहीं कर सका। तो यहाँ पे डिड नॉट की जगह आप क्या करो, कुडेंट का इस्तेमाल करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई ट्राई टू रीड योर लेटर बट इट वॉज सो बैडली रिटर्न, बहुत ही गंदे तरीके से लिखा था, दैट आई हैड टू लीव द अटेम्प्ट। तो सबसे पहले मैंने कहा टेंस चेक कर लो सबसे पहले कि टेंस में है कि नहीं है, पहली चीज। फिर दूसरी चीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक कर लो। तो आई ट्राइड, ट्राइड से मुझे देखा V2 में चल रही है तो मतलब पास्ट टेंस में चल रहा है। फिर मैंने देखा बट के बाद क्या लगा, कंजक्शन इट वॉज, इट के बाद वॉज देखा V2, चलो ठीक है। सो बैडली रिटर्न, इट वॉज सो बैडली रिटर्न, ठीक है, बैडली रिटर्न, ठीक है। दैट आई हैड, ठीक है, यहाँ पे आई हैड। अब मैंने यहाँ पे देखा हैड, तो मुझे कहीं आप ये कंफ्यूज ना हो कि हैड तो भाई पास्ट परफेक्ट में आती है, भाई पास्ट परफेक्ट को पहचानने का तरीका है कि हैड के बाद V3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपने देखा आई हैड के बाद टू लीव है, जो टू लीव क्या है, ये एक इन्फिनेटिव है, ठीक है, तो टू इन्फिनेटिव 2 + V1, तो ये उसकी वर्ब नहीं है दैट टाइम, तो इसका मतलब जो हैड है ये एक्चुअल में खुद V2 है, ठीक है ना, ये खुद एक क्या है, V2 है, मतलब पास्ट टेंस में,
तो भाई टेंस की परीक्षा तो इस बंदे ने पास कर ली। सब्जेक्ट एग्रीमेंट, आई के बाद ट्राइड, पास्ट इट वाज, ठीक है। दैट आई हैड, एच, हैव, हैड, हैज, ठीक है ना, जो है वो टू है, बिल्कुल सही है। टू लीव, पोस्टपोन, टू एट द टाइम। तो वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी कोई गलती नहीं है। तीसरी चीज मैंने क्या बोला था, वर्ब और कंजक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बट है, दैट है, ठीक है, ओके फाइन। लास्ट चीज मैंने बोली थी अपना सेंस लड़ाओ। सेंस का मतलब क्या है, मैंने कोशिश की थी कि तुम्हारा लेटर पढ़ने की कोशिश करूँ, लेकिन वो इतनी गंदी तरीके से लिखा हुआ था कि मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आपकी बात हो रही है ना, सेंटेंस का फ्रेम है वो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए नो एरर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। आई प्रिफर माई जॉब टू योर्स। तो प्रिफर के बाद हमेशा याद रखना टू का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। प्रिफर के बाद हमेशा क्या होता है, टू का इस्तेमाल होता है, तो ये बिल्कुल सही है। आई प्रिफर माई जॉब टू योर्स। अगर यहाँ पे योर होता तब क्या होता, गलती होती, लेकिन यहाँ पे योर्स है। इसी योर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम बोलते हैं योर जॉब, ठीक है। तो लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा नहीं माना जाता है इसमें ऐसा लिखना, आई प्रिफर माई जॉब टू योर जॉब। मैं अपनी जॉब को हूँ तुम्हारी जॉब से, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं योर्स, ठीक है। और नो एरर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, नो एरर होगा, क्योंकि ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ देयर अ गारंटी, भाई ये गलत है, क्यों, क्योंकि पहले टेंस में देखना पड़ेगा सॉरी, ठीक है। इफ देयर, यहाँ पे एक वर्ब नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होती है कोई भी सेंटेंस का फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस नहीं है। अब यहाँ पे आर से मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। वैसे भी आप सीधे डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि पहले पार्ट में गलती है। सेंटेंस का फ्रेम पूरा तरीके से सही है। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है यदा, मतलब कभी कभार दिखाई देने वाला। जबकि यहाँ पे क्या है, सेंटेंस का जो फ्रेम है, आइडम का जो फ्रेम है वो क्या है, गलत किया हुआ है। यहाँ पे इन का इस्तेमाल होना चाहिए था, वंस इन अ ब्लू मून, लेकिन यहाँ लिखा वंस अ ब्लू मून, ठीक है। तो 70 उसमें गलत होगा। फिर आता है आपका माई डॉटर इन लॉज हु आर इन कलकत्ता। माई डॉटर इन लॉज हु आर इन कलकत्ता हैव कम टू विजिट अस। तो यहाँ पे जो कलकत्ता में हैव, सबसे पहले टेंस देखो और सब्जेक्ट वर्ब देखो, ठीक है। माई डॉटर इन लॉज प्लूरल है, ठीक है। हु आर इन कोलकाता, जो कोलकाता में, ठीक है। हैव कम टू विजिट अस, जो बिल्कुल सही है। हैव लगेगा आर, ठीक है, और इनके लिए। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो गई, ए में गलती है, क्या, क्योंकि जो कंपाउंड, कंपाउंड नाउन, उसमें कभी भी जो यहाँ पे एस नहीं होता। जब भी आप इसको प्लूरल लिखते हो तो यहाँ पे लिखते हो डॉटर्स इन लॉ, ठीक है। लॉज नहीं होता कभी भी, डॉटर्स इन लॉज होते हैं, जो कि क्या है, एरर है, ठीक है ना। इसी तरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देख लो, जैसे यहाँ पे क्या है, सिंगुलर में लिखते हैं ब्रदर इन लॉ। इसी चीज को अगर मुझे प्लूरल में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ब्रदर्स इन लॉ। जैसे अभी डॉटर्स इन लॉ लिखा वैसे, ठीक है। वाइस एडमिरल को किस लिखते हैं, वाइस एडमिरल्स, ठीक है, इसमें एस पीछे लगता है। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल्स नहीं होगा, कोर्ट मार्शल होगा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में। कमांडर इन चीफ को क्या लिखा, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। रनर अप को लिखता है रनर्स अप। लुकर ऑन को लिखता है लुकर्स ऑन। तो इस तरह का आपको चीजें ध्यान रखनी है, पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको लिख दी यहाँ पे। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज, उसने मुझसे पूछा था कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से आया था। तो यहाँ पे देखो आप, मैंने क्या बोला, टेंस देखो, आस्क्ड है, पीछे देखो केम है, ठीक है, पास्ट टेंस वी टू, पी टू। तो यहाँ पे इज क्या है, प्रेजेंट में, तो इसको वॉज करो, व्हाट वाज माय नेम वाज, मेरा नाम क्या था और मैं कहाँ से आया था, ठीक है। सबसे पहले चीज टेंस चेक करो, दूसरी चीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करो, ठीक है। मोस्टली आपको इन्हीं दोनों से एरर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। There has always been some form of education, but there has always been schools. अब जब भी कभी आपको देयर से या हेयर से, देयर और हेयर से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। अब कभी भी जब भी सेंटेंस को आप इस्तेमाल स्टार्ट करते हो तो आपको या तो नाउन या फिर प्रोनाउन चाहिए होता है। जबकि यहाँ पे जो सेंटेंसेस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, आपके एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैंने कहा सेंटेंस को बनने के लिए या तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए, लेकिन आप बोलो यहाँ तो एडवर्ब है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो एडवर्ब है ये एक्चुअल में सेंटेंस का या सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर सब्जेक्ट कहाँ है,
सब्जेक्ट हमेशा पीछे होता है, आपको हमेशा सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, कैसी कैसी एजुकेशन, सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन। अब सम फॉर्म एजुकेशन से ही लगा है यहाँ पे हैज बीन, जो एजुकेशन सम ऑफ कुछ जो है वो एजुकेशन, सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, तो कैसी फॉर्म की, एजुकेशन की कुछ फॉर्म, तो उस वजह से ये क्या है, सिंगुलर माना गया है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो क्या है भाई, अनकाउंटेबल होती है, ठीक है, और अनकाउंटेबल में जो सिंगुलर होती है, इसलिए हमने देयर हैज बीन का इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बट लगा यहाँ पे, अब हम दूसरा फ्रेज का वो कर रहे हैं, ठीक है, देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, देयर हैज नॉट बीन ऑलवेज स्कूल, तो स्कूल यहाँ पे क्या है, एक्चुअल सब्जेक्ट है, क्योंकि देयर से स्टार्ट होने, हेयर से आने वाले एडवर्ब प्लेसेस होते हैं, और ये एक्चुअल में क्या होते हैं, सब्जेक्ट नहीं फॉर्म करते हैं। सब्जेक्ट हमेशा पीछे छुपा होता है, कहीं भी आपको ढूंढना पड़ेगा, और मैंने कहा था ढूंढने के लिए अपना सेंस का इस्तेमाल करो, तो सेंस का इस्तेमाल कहाँ से आएगा, स्कूल, तो स्कूल बता, तो स्कूल की यहाँ पे क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से क्या होना चाहिए, हैव नहीं, हैज नहीं, हैव होना चाहिए। ओके गाइस, होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिटीजन। प्रिंसिपल ने बच्चों को बोला कि भाई तुम एक आइडल सिटीजन बन के रहो स्कूल फंक्शन में, तो आप लोग ध्यान रखोगे अपनी कॉपी पे, एक फॉर्मूला होता है क्रेस्पल, सी क्रेस, चलो यही लिख लो, ठीक है, क्रेस्पल। क्रेस्पल के साथ टू का इस्तेमाल होता है जब कभी भी हम ह्यूमंस को ह्यूमन बींग्स के साथ अटैच करके बात कर रहे हो, अगर ह्यूमन बींग्स नहीं हो तो इन क्रेस्पल के साथ भी टू का इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे सी फॉर कंप्लेन, कंप्लेन टू हिम, कंप्लेन टू राहुल, आर फॉर रिप्लाई, रिप्लाई टू सोनाली, रिप्लाई टू अनुराधा, ए फॉर आस्क, आस्क टू, ठीक है, एस फॉर से, एस फॉर स्पीक, ठीक है, एस फॉर सजेस्ट, ठीक है, सजेस्ट टू हिम समथिंग समथिंग, पी फॉर प्रे, ई फॉर एक्सप्लेन, ठीक है, एल फॉर लिसन। तो ये होता है क्रेस्पल, और इस क्रेस्पल के साथ हम हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं जब ह्यूमन के साथ आ रहा हो, अदरवाइज इनके अलावा जो भी कभी वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन जो होती हैं, इनके अलावा क्रेस्पल के अलावा जो भी वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन होती है उसके साथ टू का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, सिर्फ टू का इस्तेमाल इनके साथ करना है वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन, वो भी कब, जब ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हो रही हो या फिर ह्यूमंस के साथ अटैच हो। तो यहाँ पे इस क्रेस्पल में आपको कहीं पे भी एडवाइस दिखा है, वो क्रेस्पल का पार्ट नहीं है। अब आप रट्टा मारना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि एडवाइस के बाद कभी भी टू नहीं आता, ठीक है, और क्यों नहीं आता वो आपके पास रीज़न ये है। क्रेस्पल अपनी कॉपी पे जरूर लिखें ये, और इसको याद कर लें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, आज 80 तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। ही फाउंड द हाउस, ही फाउंड द हाउस, उसने घर को खोजा, एंड नॉक्ड एट द विदाउट एनी डिफिकल्टी एंड द डोर ट्वाइस। सबसे पहले चीज देखो आप ऑप्शन, मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ, ऑप्शन, ऑप्शन में देखो कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है या क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो दो सेंटेंस हो, तो मतलब इसका मतलब या तो पी से स्टार्ट होगा या क्यू से स्टार्ट होगा। तो एक बार पी को देख लीजिए, ही फाउंड द हाउस एंड नॉक्ड एट, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है क्यू से स्टार्ट है, ही फाउंड हाउस विदाउट एनी डिफिकल्टी, इन दोनों से स्टार्ट होगा। पहली चीज ऑप्शन में चेक कर लो किस तरह से, दूसरा चीज फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन चेक कर लो और उस तरह से स्टार्ट करने की कोशिश करो। दूसरी चीज देखो आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ, अपनी प्रोडक्टिविटी को हाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सको, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड टू एंड थ्री। अब देखो ये दो बातों का आप ध्यान रखोगे, ठीक है, तो कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा ग्रामेटिकल रूल का भी इस्तेमाल होता है, तो आप ग्रामर अगर ठीक है आपकी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, अब जैसे देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा है ही फाउंड द हाउस एंड नॉक एट, अब मुझे नहीं पता या तो पी स्टार्ट होगा या क्यू स्टार्ट होगा, इन दोनों में से कोई स्टार्ट है, मगर मैं जानता हूँ कि नॉक्ड कहाँ पे करेगा,
नॉक्ड एट द डोर, कोई भी बोलेगा कि भाई दरवाजे पे ही तो नॉक्ड करेगा, तो इसका मतलब है पी और आर आपस में हमेशा क्या होंगे, चिपके हुए होंगे, चिपके हुए होंगे, चिपके हुए होंगे का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मुझे मिल चुका है। नॉक्ड एट द डोर ट्वाइस, अब आपने यहाँ पे बोला पी आर एस होगा भाई, उसने दरवाजे पे तो 2 बार ठकठकाया होगा, तो मैंने कहा ठीक है पी आर एस। अब देखो जहाँ पे भी पी आर एस क्या होगा ना दोस्तों, आपस में चिपके हुए होंगे, वही आपका आंसर होगा। ढूंढो कहाँ पे पी आर एस। एक पी आर एस आपको यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है और एक पी आर एस मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, बाकी तो नहीं दिख रहा ना, तो इसको हटाओ और इसको भी हटाओ। अब इन दोनों में से आंसर है, कोई परेशानी भी। और उसके बाद उसने क्या किया, दरवाजे को 2 बार ठकठकाया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, अब आपने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ टू पी आर एस मिल गया यहाँ पे, तो आपने 2 ऑप्शन को क्या कर दिया, इजिली एलिमिनेट कर दिया, बच्चा आपके पास 2 ऑप्शन, ठीक है। नेट एट द डोर, अब कभी भी आप देखो कि यहाँ पे क्या है, ही फाउंड, ही फाउंड आपका क्या हो चुका है दोस्तों, ही वी टू एंड द हाउस क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद अगर आप बोलोगे कि भाई एंड अगर कंजक्शन है, तो उसके बाद कंजक्शन के बाद आपको कंप्लीट वो चाहिए क्या, सेंटेंस फ्रेम चाहिए, तो नॉट एट द डोर ट्वाइस, तो ये मिल गया। तो ये विदाउट एनी डिफिकल्टी कहाँ जाएगा भाई, इसको पहले सेंटेंस का पार्ट होना जरूरी पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, क्योंकि पीछे वाले सेंटेंस के लिए तो आपने पूरा का पूरा बोल दिया है, फ्रेज मिल गया है एंड आपका कंजक्शन का वर्क कर रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, विदाउट एनी डिफिकल्टी को यहाँ आना पड़ेगा और क्यू से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ गुड गार्डन। अब देखो जैसे मैंने क्या बोला, सबसे पहले गुड गार्डन मतलब एक बहुत ही सुंदर गार्डन है। अब पढ़ो इसको, पूरा पढ़ो एक बार। शुड शुड डिस्प्ले राउंड अबाउट अ डिस्प्ले है ना दोस्तों, उसके बाद फ्रेश ब्यूटीज एवरी मंथ का 101% आएगा, क्योंकि वो डिस्प्ले क्या करना चाहता है, एक फ्रेश ब्यूटीज को दिखाना चाहता है, तो पी के बाद हमेशा एस आना चाहिए। सेकंड कॉम्बिनेशन, दो लोगों का कॉम्बिनेशन। अब देखो पी एस कहाँ कहाँ बन रहे हैं एक साथ, जहाँ पे पी एस एस आ रहे होंगे, तो ये वाला ऑप्शन कट और ये वाला ऑप्शन कट, या तो अब बी है या फिर सी है, इन दोनों में से कोई आंसर है, ठीक है। अब अ गुड गार्डन, अब आपने बोला गुड गार्डन क्या नाउन, गार्डन से पहले के बजट और ये डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है ना आपका। अब गुड गार्डन के बाद आपको हमेशा क्या चाहिए, एक कंप्लीट सेंटेंस करने के बाद दोस्तों आपको हमेशा क्या चाहिए, अब वर्ब चाहिए। अब वर्ब से शुरू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वर्ब कहाँ दिख रही है, ये तो आर से होगा स्टार्ट या फिर क्यू से होगा, लेकिन राउंड क्या है, राउंड के आपस में आपका हुआ, तो आप क्या हो जाएगा, अ गुड गार्डन लेड आउट ऑन द मैग्निफिकेंट स्केल, तो आर से स्टार्ट होगा, फिर क्यू आएगा और फिर पी आएगा, फिर एस आएगा, ठीक है ना। तो जो आर क्यू पी एस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। होप सो मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाने की वो कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ स्पाइडर हैज अ मील, जब भी कभी एक स्पाइडर एक मील लेता है, ठीक है। अब अब देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले चीज मैंने क्या बोली, आप देख लो कि किस किस से चीजें सेंटेंस हो रही है, या तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है या फिर एस से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो व्हेन अ स्पाइडर हैज अ मील, जब भी एक स्पाइडर क्या था, एक मील लेता है। अब ये बोल रहा है अगर क्यू से स्टार्ट करो सपोज, अंटिल इट हैज, भाई यहाँ पे जब तक, यहाँ पे देखो जब तक, यहाँ पे इस चीज को आप समझोगे ना अगर, तो ये क्या है, अंटिल। अंटिल एक नेगेटिव वर्ड के जैसे काम करता है, आपको पता होना चाहिए कि जब तक, सॉरी, कि जब तक क्या हो, वो अपनी दूसरी मील नहीं ले लेता है। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि क्यू के बाद हमेशा पी आना चाहिए, कैसे, अंटिल एक नेगेटिव वर्ड है और इसके बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट मील, जब तक वो अपनी दूसरी मील आता, अंटिल इट हैज इट्स नेक्स्ट मील, अंटिल इट हैज द लास्ट मैनी मंथ तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्यू के बाद हमेशा पी आना चाहिए। अब क्यू के बाद पी कैसे आएगा, देखो कहाँ कहाँ पे क्यू के बाद पी आ रहा है हमेशा, तो देखो 3 जगह पे मुझे दिख रहा है क्यू के बाद पी आ रहा है। चलो यहाँ पे भी क्यू के बाद पी आ रहा है, ठीक है, क्यू के बाद पी आ रहा है, क्यू के बाद पी आ रहा है और क्यू के बाद पी आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखते हो देख लिया, अंटिल इट हैज नेक्स्ट मील, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो व्हेन ए स्पाइडर हैज इट्स मील, ठीक है, टू द लास्ट फॉर मैनी मंथ्स, तो आर से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, आर से स्टार्ट ही नहीं, तो इसका मतलब है एस से या क्यू से, लेकिन मैंने बोला क्यू के बाद पी। तो व्हेन ए स्पाइडर हैज अ मील अंटिल इट हैज इट्स नेक्स्ट मील, ठीक है, इट्स ईट इनफ टू द लास्ट फॉर मैनी मंथ्स, ये आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, जो कंजक्शन होता है वो सपोज दो फ्रेजेस को क्या करता है, जोड़ता है। तो आपने बोला अंटिल, आपने बोला इट हैज इट्स नेक्स्ट मील, तो ये कंप्लीट हो चुका है। और व्हेन एन स्पाइडर जब आएगा, तो जो इट हैज इन ईट्स इनफ है ना, ये कहाँ आएगा, ठीक है, तो ये आएगा इसका, व्हेन एन स्पाइडर हैज अ मील इट्स ईट इनफ, वो क्या करता है, इतना खा लेता है, टू लास्ट, वो इतना भाई जब खाता है, मतलब जब भी क्या होता है उसके पास एक मील आती है, तो वो क्या करता है, इतना खाता है कि वो कई महीनों तक क्या कहते हैं, जीवित रह सकता है, जब तक उसे दूसरा मील नहीं मिल जाता। तो यहाँ एस से शुरू होगा, ठीक है, फिर आएगा क्यू, एस के बाद आएगा आपका आर, फिर आएगा आपका क्यू, और फिर पी, ठीक है, एस आर क्यू पी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा बी। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ओके, होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78, मदर टंग इज, अब यहाँ पे इज लग गया, ठीक है, इसके बाद मतलब हमें क्या चाहिए, मदर टंग इज के बाद हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए, या फिर कोई ना कोई वर्ब में आपकी क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, अगर इज अगर हेल्पिंग वर्ब है, या फिर इज मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद तो सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए, लेकिन मुझे पूरे सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं दिखे, इसका मतलब जो इज है वो क्या है, आपका क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है अगर इज, तो इसके साथ आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या कंप्लीट करने के लिए चाहिए, है ना। मदर टंग इज फॉर द डेवलपमेंट एज नेचुरल ऑफ मेंस माइंड एज मदर मिल, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्या चाहिए भाई, किसका डेवलपमेंट होना चाहिए, मदर का मिल होना चाहिए या फिर नेचुरल का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब जो पी है वो आर का बाद होगा ना, इंसान का माइंड डेवलप हो सकता है, पी आर, तो पी आर क्या होंगे, आपस में मिलेंगे, ठीक है। देखो भाई कहाँ पे आपको पी आर मिल रहे हैं, पी आर नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, यहाँ पे आर पी हो रहा है, लेकिन एक ऑप्शन नहीं मिल रहा है पी आर, जो कि ऑप्शन डी है, तो मैं चाहूँ तो ऑप्शन डी डायरेक्टली आप बस पी आर देख के ही इसको क्या कर सकते हो, ऑप्शन को टिक कर सकते हो, ठीक है ना, अदरवाइज ये कुछ इस तरह से बनेगा। होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, मैंने सिर्फ क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू से ही कर लिया है, ठीक है ना। अब देखो मदर टंग इज, अब आप क्या होगा, मदर टंग इज एज मदर मिल्क, ठीक है, सेंस बनना चाहिए, मैंने तीसरी चीज क्या बोली थी आपको, सेंस पे, इंग्लिश में सेंस बनना चाहिए, मदर टंग इज एज नेचुरल एज, है ना, एज का कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना है, आपने पढ़ा होगा एज, ठीक है ना, एज का कॉम्बिनेशन, ठीक है, मदर टंग इज एज नेचुरल एज मदर मिल्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेंस माइंड, तो इस तरह से आएगा, ठीक है ना। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। 79 देखते हैं, द ईयर, अब यहाँ पे द ईयर से स्टार्ट हो रहा है, अब हमें द ईयर तो मिल गया, चलो द ईयर हमें सब्जेक्ट मिल गया है, तो आप सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हमेशा क्या चाहिए, आपको वर्ब चाहिए, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर से स्टार्ट हो रहा है, कोई वर्ब नहीं है, दैट क्या खुद एक कंजक्शन है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, हैज, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना दोस्तों, द पी भी द ईयर से तो स्टार्ट होगा, यहाँ पे पी 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 एस से स्टार्ट हो सकता है, पहला ऑप्शन तो कट हो गया, एस से स्टार्ट नहीं हो सकता, अब तीन चीज़ों से स्टार्ट हो रहा है, पी 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 से, हम क्या रखेंगे, द ईयर तो रखेंगे ही रखेंगे, द ईयर, ठीक है, ओके, दैट हैज जस्ट एंडेड हैज प्रूव टू, अब देखो अगर मैं चाहूँ तो मैं ये एक बार चेक कर लेता हूँ कि भाई पी के बाद द ईयर हैज प्रूव टू बी डिजास्टर फॉर माई एंकल्स फैमिली दैट हैज जस्ट एंडेड, या तो फिर दैट हैज जस्ट एंडेड लास्ट में आ रहा होगा या फिर पहला आ रहा होगा, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं कि इस तरह से स्टार्ट होगा, लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझो, अब मुझे सब कुछ पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूँगा, लेकिन आपको इतना तो पता चल रहा है कि जो हैज़ टू बी डिजास्टर्स फॉर माई एंकल्स फैमिली क्या है, आपस में मिल रहे हैं, किसके लिए, मेरे अंकल के लिए डिजास्टर हुआ है, तो मतलब आर के बाद एस आना जरूरी है, और पी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है। अब देखो भाई पी से सेंटेंस हो रहा है, आर एस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एस आर हो गया है, ये ऑप्शन कट हो गया,
अब या तो PRS होगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है, और लास्ट में Q आएगा, और या तो फिर आपका PQRS होगा। इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन सही है, और यही ऑप्शन क्या हो चुका है, डाउटफुल हो चुका है, ठीक है ना। अब हम एक और चीज नोट करेंगे, अब हम बोल रहे हैं द ईयर, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आ रहा है द। अब एक चीज समझेंगे, यहाँ पे क्या जो द दैट है वो क्या कंजक्शन है, नहीं कंजक्शन नहीं है, क्योंकि कंजक्शन से पहले हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। दैट जो है वो एक एंटीसेंट जैसे काम कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दैट है वो क्या होगा ना, ये इस तरह से आना चाहिए कि द ईयर दैट हैज जस्ट एंडेड, जो जो ईयर है, हम क्या बोलेंगे, जो ईयर है जो अभी अभी खत्म हुआ है वो क्या है, अभी प्रूव्ड हुआ है टू बी डिजास्टर्स फॉर माई अंकल्स फैमिली, जो मेरी अंकल की फैमिली के क्या हुआ है, डिजास्टर्स हुआ है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें एक बार हम दोबारा चेक भी कर लेंगे, लेकिन जो मेरे हिसाब से जो मेरी सेंस कह रही है वो होना चाहिए ऑप्शन बी। हम ये कहना चाह रहे हैं द ईयर दैट हैज जस्ट एंडेड, जो अभी अभी खत्म हुआ है वो क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हुआ है मेरे अंकल के लिए, ठीक है ना, जो मेरे अंकल लोग लगा है बहुत ज़्यादा डिजास्टर हुआ है। तो एज पर माई सेंसेस मेरे हिसाब से आंसर बी इसका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन आई लुक बैक ऑन माई लाइफ, जब भी मैं अपनी क्या करता हूँ, अपनी लाइफ में देखता हूँ, आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव विच हैज़ बीन इवेंटफुल। भाई यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो समझ आ रही है कि जब मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ, विच हैज़, जो विच है, ठीक है ना, वो इसके क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे पी है और क्यू है, ठीक है। whenever चलो अब देखते हैं, आगे देखते हैं, when I look back on my life I find it hard to believe which has been eventful despite what cynics says that is an illusion, despite what cynics says, ठीक है। तो मेरे को साफ साफ ऐसा पता चल रहा है कि जब भी मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ जो क्या थी, एक बहुत ज़्यादा इवेंटफुल थी, तो क्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, मेरे हिसाब से क्यू से स्टार्ट होगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, विच हैज़ बीन इवेंटफुल, ठीक है ना, इवेंटफुल। अब देखते हैं क्यू के बाद या तो आर लगेगा या फिर पी लगेगा, है ना, विच हैज़ बीन इवेंटफुल। अब हम अगर आर देखें, आर क्या है, डिस्पाइट दैट सीनिक सेज, तो आर तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि ये क्या, डिस्पाइट बावजूद, है ना, जो बावजूद क्या है, हम बीजे में बावजूद सीनिक सेज, ठीक है, तो इसका मतलब है पी से ही स्टार्ट होगा, वन एंड ओनली ऑप्शन लेफ्ट, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाएगा, लास्ट में बचेगा ये। तो इसमें हमने क्या किया, डिलीट की प्रोसेस से किया, ठीक है, डिलीट कर करके देखा, तो ये सिंपल क्या होगा, व्हेन आई लुक बैक ऑन माई लाइफ विच हैज़ बीन इवेंटफुल, जो क्या थी, इवेंटफुल थी, है ना। आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वो क्या थी, एक इल्यूजन था, डिस्पाइट व्हाट सिनिक्स सेज, बावजूद इसके क्या सिनिक्स जो कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन था, तो ऑप्शन लास्ट में क्या डिलीट कर करके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको मेरी बातें समझ आए होंगी, आपको थोड़ी अप्रोच पता चली होगी। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थर्ड पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे आपके ऑर्डरिंग सेंटेंसेस प्लस एंटो, ठीक है, ऑर्डरिंग सेंटेंसेस प्लस एंटोनियम्स, और थोड़े से आपके इडियम्स हैं वो हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, गाइस। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट, आपकी क्वेरी है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेरी और सजेशन कमेंट होंगे उन चीज़ों में जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।